तो आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसका अध्याय 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर को पढ़ लिया है। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप लोगों को पढ़ते वक्त सिर्फ देखना है, सुनना है और सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। आज का चैप्टर है 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतनी उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वर्ण की बात करते हैं। उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। अब इस पात्र की हम बात कर लेते हैं। ये पात्र कैसा, देखिए, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। इस तरह चित्रित जो धूसर पात्र है, इसके रूप में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जब कोई मेहमान आता है तो उसके लिए आप सजा करके भोजन उसको देते हैं, तो हो सकता है कि मेहमानों के लिए इस तरीके के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। अब जनपद के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। महायज्ञों को करने वाला जो राजा था, अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र चार्ट पृष्ठ 45 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। कौन कौन सा, देखिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविदों ने ये जो जनपद थे इनकी बस्तियों की खुदाई की, तो उन्होंने क्या पाया कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे।
क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? अध्याय 3 में आपने क्या पढ़ा है उसके आधार पर आप लोगों को बताना है। तो आपको गन्ना मिला था क्या, सरसों मिला था क्या, आप लोगों को बताना है। अगला है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये आप लोगों के महाजनपद हैं। देखिए, मगध, वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला, तो ये सभी हैं। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जीमल, कोच, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, अवधि, गांधार, कंपोज। तो ये आप लोगों का है। इसी जनपद की यहाँ पर बात किया था चित्र 4 में। देखिए, पृष्ठ 4 में जनपद यहाँ पर आप लोगों को दिखाए गए हैं। तो यही है, 16 जनपद थे। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जीमल, कोट, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार, कंपोज। अब देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये देखिए, आप लोगों का किला है। ये कहाँ का किला है? देखिए, इस तरीके से देखिए कितना ऊंचा बनाया गया है। यह कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये आप लोगों का, इसको आप छोटे में देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिंह को, पृष्ठ 77 पर चित्र देखो, के रूप में था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अध्याय 8 में आप लोगों को आहत सिक्के दिखाए जाएंगे। आहत सिक्कों पर जिसपे आहत करके कुछ बोल सकते हैं ना, चिन्हों का प्रयोग किया गया था। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर आप लोगों को बताना है। अगला, कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर, ये कैसे कर थे? फसलों पर लगाते वो कर लगाते थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर कर लगाते थे। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? जैसे आखेटक और खाद्य संग्राहक की बात बोल रहा है, अगर वो कर देते होंगे तो क्या देते होंगे आपको बताना होगा। हो सकता है कि कर के रूप में अगर आखेटक हैं तो राजा को हिरन अगर मारा है तो हिरन के रूप में कुछ वो देते हों। आपको कल्पना करना है, सोचना है इसके बारे में। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह गए जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी।
क्या बोल रहा है देखिए, कृषि में कैसे परिवर्तन हुआ कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल लगाया जाता है उसका जो नुकला वाला भाग है, तो यहाँ पर था ना, तो यहाँ ये वाला, इसको लोहे का बनाया जाने लगा। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल के आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सोच के आपको बताना है। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध मानचित्र पृष्ठ 45 में मगध को ढूंढे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। देखिए मगध आप लोगों को ढूंढना है, तो मगध के बारे में आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो मगध आप लोगों का ये है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए ये आप लोगों का मगध हुआ, और यहाँ पर देखिए यहीं से आप लोगों का देखिए कह रहा ना गंगा और ये सोन है ना, देखिए यहाँ पर आ रही है ना, यहाँ पर तो यहीं से आपको बह रही थी। इसके बारे में यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है। तो ये बोल रहा है लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन? नदियां जो थी, गंगा और सोन जो थी, यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मगध में दो शक्तिशाली शासक कौन कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु, याद रखिएगा, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं अजय सिकंदर, जो कभी नहीं हारा, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसे मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? आपको बताना है। इन सेनाओं, ये जो सेनाएं थी और ऋग्वेद में जो सेनाएं थी, उसमें क्या आपको अंतर दिखता है? वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसके गण या संघ कहते हैं, जिसे गण या संघ कहते थे। यहाँ क्या खासियत है? देखिए, गण या संघ का मतलब क्या है? देखिए वज्जी को फिर से हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। इस गण या संघ में क्या होते थे? एक ही शासक नहीं थे, कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता? राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कंपकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन नहीं ले सकता था? स्त्रियां, दास और कंपकार,
इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए वज्जी के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु, देखिए अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो बुद्ध ने पूछा कि वज्जी की जो सभाएं हैं क्या नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे। बुद्ध ने कहा कि ये तब तक उन्नति करते रहेंगे जब वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य जनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। क्योंकि वज्जी संघ में सभी शासक क्या थे? मिलजुल करके रहते थे, प्रत्येक दिन सभाएं करते थे, एक दूसरे से मिल मिलाप करके रहते थे। अब देखिए वज्जी को यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कंपकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 साल पहले तक चलता रहा। जीतना चाहते लेकिन जीत नहीं पाए, इसके बाद तो 1500 साल तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। कल्पना करो, क्या कल्पना करना है कि वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं का आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। क्या कह रहा? वैशाली के उस सभागार के अंदर आप झांक रहे हैं जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना आपको बताना है। आओ याद करें, सही या गलत आपको बताना है। देखिए उपयोगी शब्द राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ। देखिए अश्वमेध घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह बात सत्य है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य में गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में शामिल किया जाता था। ये दिखा यहाँ हम लोगों ने पढ़ा। देखिए दूसरे राजा को रोका तो वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी की पड़ती। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यही बात वो पूछा था, ये बात सही। अगला क्वेश्चन था दूसरा। देखिए कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये बात गलत है, राजा के ऊपर सारथी नहीं करता था। यहाँ देखिए आप पढ़ेंगे कि राजा के ऊपर जो जल का छिड़काव, देखिए राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो कौन करता था राजा के ऊपर? सारथी नहीं, कौन? पुरोहित। ठीक। अगला है कि पुरातत्वविदों को जनपद की वस्तुओं में महल मिले हैं। तो पुरातत्वविदों को जनपद की वस्तुओं में महल मिले हैं या झोपड़ियाँ मिली हैं? तो झोपड़ियाँ मिली हैं, ये दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पढ़ेंगे तो पुरातत्वविदों को इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे लोग? झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसलें उगाते थे। अगला है देखिए चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। तो ऐसा तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है?
यहाँ हमने पढ़ा देखिए चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। शायद इनका प्रयोग खास मौकों महत्वपूर्ण भोजन परोसने के लिए, तो चित्रित धूसर के पात्र अनाज नहीं भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो ये बात क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जो बोला था ये गलत हो जाएगा। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, हाँ सही बात है, आप लोगों को मैंने दिखाया है। प्रयागराज का आप लोगों को दिखाया, देखिए नीचे दिए गए खदानों में निम्नलिखित शब्दों को भरो, ठीक है। नीचे दिए खानों में निम्नलिखित शब्दों को भरो। आखेटक संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। महाजनपद का राजा, ठीक है, आप लोगों को भरना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन से समूह थे? स्त्री नहीं ले सकते थे, शूद्र नहीं ले सकते थे। आइए आप लोगों को दिखाते हैं समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ हमने आप लोगों को देखिए बताया है, ये देखिए वज्जी, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए स्त्रियाँ, दास था कंपकार, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। अगला कह रहा है आओ चर्चा करें, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। तो किले सुरक्षा के लिए आप अपने भाषा में आप लोगों को अपने को लिखना है। आओ करके देखिए, क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो, अगर नहीं तो अपने राज्यों के सबसे नज़दीक पड़ने वाले जनपदों के नाम बताओ। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? प्रश्न संख्या 3 के अनुसार, ठीक है, तो लगभग सबको है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखिए, नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो चैप्टर है पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।